फ्रेंड्स, बी इन्फॉर्मेटिव में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आईपीओ का सीज़न आ गया है, चल रहा है एक्चुअली आईपीओ का सीज़न। तो इसी में एक नया आईपीओ आया है इक्विटस बैंक का। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे कंटेंट में रहेगा इस आईपीओ के बारे में, इसका डिटेल, इस बैंक के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह देखेंगे अपन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे इसकी, कैसा है फाइनेंशियली, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्की है कि नहीं। स्पेशली जब हम रिस्क की कैटेगरी डिफाइन करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो मिडिल क्लास है उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। आईपीओ के बारे में इतना तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा सबको कि ये 20 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और 22 को इसका बिडिंग क्लोज़ होने वाला है। ये आईपीओ जो आ रहा है इसका बिडिंग स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर से और 22 को बिडिंग क्लोज़ होगा। आईपीओ जो है 500 करोड़ का इनिशियल ऑफरिंग के साथ में आ रहा है, ओवर 500 करोड़ है, जिसका पर शेयर प्राइस होगा 32 to 33 रुपीज़। और इसमें आईपीओ कंसिस्ट होगा 280 करोड़ का, 7.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स होंगे इक्विटस होल्डिंग के, जो इसका प्रमोटर है इस बैंक का। ये इसका थोड़ा सा लिस्टिंग है। 22 तारीख को क्लोजिंग हो, फाइनलाइजिंग होगा 27 को, 28 को इनिशिएशन रिफंड होगा और डीमेट अकाउंट में क्रेडिट 29 तारीख को हो जाएगा और 2 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगा। ये इसका लॉट साइज है, जैसा कि सभी को पता है, मिनिमम 1 लॉट होता है, मैक्सिमम 13 लॉट है इसका। और एक लॉट में 450 शेयर होगा और जो कट ऑफ फेयर होगा इसका 14,850 के करीब होगा। इस ऑफ़र के बाद में जो इक्विटस जो इनका प्रमोटर है उनका होल्डिंग जो है 82 to 83% रह जाएगा, जो कि करंटली 95 से ऊपर है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ पीएन वासुदेवन ने बोला है कि ये इसका जो फंड रेज किया जाएगा वो इसका कैपिटलाइजेशन होगा, एनहेंसमेंट होगा कैपिटल ग्रोथ के लिए, उस पर्पज़ के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाएगा। और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर करने में भी यूज़ किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम बैंक के बारे में जान लेते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में। ये बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक था, 2007 में फाउंड हुआ। इक्विटस जो कंपनी है इसका प्रमोटर उसने एज ए माइक्रो फाइनेंस लेंडर, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आरबीआई ने 2016 में इनको लाइसेंस ग्रांट कर दिया था बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। तो इन्होंने नया बैंक बनाया इक्विटस की एज ए सब्सिडरी के तौर पे, जो कि 4 फरवरी 2017 से इफेक्टिव हो गया एज ए शेड्यूल बैंक। इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जैसे कि हमें पता है कि जो प्राइवेट लेंडर होते हैं वो मेनली सिटीज़ में होते हैं और रूरल एरियाज़ में नहीं होते हैं। तो सबकी एक कैटेगरी होती है हर टाइप के बैंक की। बैंक बड़ा बैंक होगा तो वो मेनली कॉरपोरेट पे फोकस रहेगा। हर बैंक का अलग क्राइटेरिया होता है बिज़नेस को ग्रो करने का, उनका पर्टिकुलर रीज़न होता है जहाँ पे उनको लगता है कि वो उनका कोर स्ट्रेंथ है। तो वैसे ही जो छोटे बैंक होते हैं उनका एक अलग स्ट्रेंथ होता है। तो इस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन विद अ फोकस ऑन अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेगमेंट, और डाइवर्सिफाइड असेट है पोर्टफोलियो इनका स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे। लायबिलिटी पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, क्रेडिट असेसमेंट अच्छा है, प्रोसीजर जो भी है। अब हम थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट के बारे में। 31 मार्च 18 को जो इनका टोटल असेट था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपना मिलियंस में है। मार्च से लेके 19 तक ये ग्रो किया है, देन 20 में भी ये ग्रो किया है और जून के अंदर भी ये ग्रो किया है।
तो आप देख सकते हो कोविड के अंदर भी थोड़ा बहुत ग्रो किया है इन्होंने, जो कि अच्छा साइन है। टोटल रिवेन्यूज़ पे अगर हम फोकस करें तो वो भी इनका ग्रो किया है। 17 to 23 हो गया, देन उसके बाद में 29 हो गया। और हम अगर टोटल रिवेन्यू जो इस क्वार्टर में आया है, जून क्वार्टर में, तो वो भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, जो कि बहुत मेन कंपोनेंट होता है किसी भी बैलेंस शीट का, किसी भी कंपनी का, तो वो भी इनका ग्रो ही किया है कंटिन्यूसली। एक हाई जंप आया था 18 के बाद से 19 में, देन उसके बाद में कांस्टेंट ग्रो किया है, जो कि अच्छी बात है। अब ये सब तो जान लिया हमने, और इसके बैलेंस शीट में भी हमने देखा कि पॉजिटिव ही है सब कुछ। और जो ये अपना सेक्टर जो है, स्मॉल फाइनेंस जो सेक्टर है इसका, जिस एरिया में स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग जो है स्टेबल होती है, ज़्यादा फोकस्ड रहती है, वहाँ पे ये अच्छा बैंक है। फिर भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये रिस्की है कि नहीं? तो जैसे कि हमें पता है रिसेंटली जो 2 बैंक के केस आए थे, पीएनसी बैंक का केस हुआ फ्रॉड, यस बैंक का हुआ। यस बैंक को तो खैर एसबीआई ने, आरबीआई ने मिलके कवर कर लिया उसका रिस्क और उसको डूबने से बचा लिया। पीएमसी का अभी भी रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, अभी भी दिक्कत चल रहा है उसका। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि कोई भी बैंक जो छोटा होगा और उसका रिस्क एपेटाइट जो रहेगा, जो एनपीए जो होता है, अगर कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए तो उस केस में वो बैंक डूबने के पूरे पूरे चांस जाते हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अभी जैसे हमें पता है करंट मार्केट में एनपीएस रिसेंटली बढ़ ही रहे हैं, और अभी जो कोविड सिचुएशन आया है इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना एसएमई सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है। तो उसका जो अभी मॉरेटोरियम चल रहा था, इसकी वजह से बहुत कुछ अभी रिसेंटली छुपा हुआ है। जब ये मॉरेटोरियम ख़त्म हुआ उसके बाद में जो रिसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे आने वाले अपकमिंग में, तो उनमें पता चलेगा। जो बड़े बैंक्स हैं वो तो उस एनपीए को अब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन जो छोटे बैंक हैं वो कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखना है इन्वेस्टमेंट से पहले। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बड़े लैंडर्स जो हैं, प्राइवेट मान लो या फिर पब्लिक, दोनों ही प्रोविजनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सो दैट अपकमिंग में बैलेंस शीट में जब उनका एनपीएज अगर ग्रो हो तो उसको अब्जॉर्व करके बैलेंस शीट एक स्टेबल रहे तब भी उनका। तो कंक्लूजन मेरा यही है कि स्मॉल बैंक है तो रिस्क तो हमेशा रहेगा ही, पर जिनको अगर प्रॉफिट बनाना है तो रिस्क ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। फाइनली कंक्लूजन मेरा यही है कि इस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा देख के करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट जो लिस्टिंग जो गेन होता है उसके बारे में तो थोड़ा अभी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो जैसा भी है सोच समझ के ही करें, थोड़ा अपना रिसर्च करके ही करें।